सितंबर 16, 1994, यांगवांग काउंटी, साउथ कोरिया। करीब 20 साल की उम्र का एक आदमी कार चला रहा है। उसका घायल हाथ पट्टी से ढका हुआ है और हर झटके के साथ उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। पिछली रात डायनामाइट का प्रैक्टिस करते समय उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। उसके बगल में पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार गांव के एक छोटे से अस्पताल के बाहर जाकर रुकी। वो आदमी अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकालकर उस लड़की को देता है, फिर उसके हाथ में 50,000 वॉन रखता है। कार से उतरने से पहले वो लड़की से कहता है कि वो यहीं उसका इंतजार करे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पल बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे ही वो अस्पताल के दरवाजे के अंदर जाता है, उसी वक्त लड़की भी एक टैक्सी रोककर वहां से निकल जाती है। काफी दूर आने के बाद वो रास्ते में ही टैक्सी से उतरकर पैदल चलते हुए पास के एक अंगूर के फार्म तक पहुंचती है। वहां वो फार्म के मालिक से किराए की एक कार का इंतजाम करने में मदद मांगती है और फिर वो खुद कार चलाकर वहां से निकल जाती है। वो डेजोन पहुंचती है। डेजोन पहुंचकर वो किराए की कार वहीं छोड़ देती है। इसके बाद वो एक और टैक्सी बुक करके सीधा सियोल की तरफ निकल गई। अगले कुछ घंटों में वो जो भी फैसला लेती है, उसका हर कदम पूरा सोच समझकर उठाया गया होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैं सीधे भागी तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो अभी अभी साउथ कोरिया के अब तक के सबसे खतरनाक अपराधी गैंग के चंगुल से निकलकर भागी थी और अब वो पुलिस को जो बताने वाली थी, उसकी कहानी इतनी डरावनी थी कि शुरुआत में किसी को भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। जिस गैंग से वो अभी अभी भागकर निकली थी, वही गैंग जिसने उसे कई दिनों तक कैद करके रखा, उससे ऐसे ऐसे काम करवाए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और अब उसी की तलाश में हर जगह उसे ढूंढ रहा था। उसकी शुरुआत किसी बड़े क्रिमिनल गैंग की तरह नहीं हुई थी। शुरुआत में वो कुछ भी नहीं थे, कुछ आम कंस्ट्रक्शन वर्कर, कुछ ऐसे लोग जो पहले जेल जा चुके थे, और कुछ ऐसे आदमी जो पार्कों में सोकर अपनी रात गुजारते थे। ऐसे लोग जिन्हें समाज पहले ही बेकार समझकर छोड़ चुका था, और अब उन्होंने भी समाज से नफरत करना शुरू कर दिया था। अप्रैल 1993, जोला प्रांत के हम्प्योंग इलाके में ये सभी लोग गैरकानूनी ताश के जुए के दौरान एक दूसरे से मिले थे, और पता ही नहीं चला कि कब उसी माहौल में उनके बीच एक लीडर और उसके साथियों जैसा रिश्ता बन गया। इस पूरे ग्रुप के बीचों बीच था 27 साल का किम की हुआन। स्कूल बीच में छोड़ चुका था, बलात्कार के मामले में पहले ही जेल जा चुका था, लेकिन उससे मिलने वाला लगभग हर आदमी एक बात जरूर कहता था, उसके अंदर लोगों को अपनी तरफ खींच लेने वाला एक अजीब सा करिश्मा था। बहुत कम उम्र में ही वो अपना घर छोड़ चुका था, बुसान की जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम किया, फिर सियोल में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी की, और इसी दौरान उसकी सोच पर गैंगस्टर फिल्मों का गहरा असर पड़ गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके आसपास छोटे भाइयों की तरह जुड़ते चले गए। 21 साल का कांग डोंग यून, जो चोरी के मामले में 2 बार जेल जा चुका था, 22 साल का किम ह्यूंग यून, 23 साल का मून सांग राक, जो चोरी के मामले में पहले ही जेल जा चुका था, 20 साल का बैक ब्यूंगोक, जिसकी मुलाकात किम की हुआन से जेल में उसके सेलमेट के तौर पर हुई थी, 20 साल का कांग मून सब, और गैंग का सबसे छोटा सदस्य था सोंग बांगयुन। उसकी कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई, और रिकॉर्ड्स में भी ये नहीं बताया गया कि वो गैंग का हिस्सा कैसे बना, उसका परिवार कैसा था, या गैंग में शामिल होने से पहले उसकी जिंदगी कैसी थी। लेकिन अभी इस ग्रुप में एक सदस्य की कमी थी। आगे चलकर इनके साथ एक 8वां सदस्य भी जुड़ने वाला था, एक लड़की। लेकिन उसकी जिंदगी अपने आप में एक अलग दर्द भरी दास्तान है। उसकी पूरी सच्चाई आपको आगे पता चलेगी। एक शाम ये सभी लोग टीवी पर यूनिवर्सिटी एडमिशन में हुए करप्शन और घोटाले की खबर देख रहे थे। ये खबर बस बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन उसी ने उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसने सब कुछ बदल दिया। बातचीत धीरे धीरे गुस्से से शुरू होकर एक सोच में बदल गई। उनके हिसाब से अमीर लोगों ने इस दुनिया का पूरा सिस्टम अपने हिसाब से बना लिया था, और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए, अपने पैसों से भी और अपनी जान देकर भी। उस वक्त तक उनका कोई गैंग नहीं बना था।
जब 1993 में गैंग पहली बार बना तो उसका लीडर किम की ह्वान चाहता था कि उनके ग्रुप का नाम ऐसा हो जो सुनने में बड़ा, समझदार और किसी क्रांति जैसा लगे। इसलिए उसने अपने ग्रुप का नाम मास्कान रखा, लेकिन इस नाम के पीछे एक झूठी कहानी छिपी हुई थी। किम की ह्वान ने अपने साथियों से कहा कि मास्कान प्राचीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एम्बिशन या महत्वाकांक्षा। उसके मुताबिक ये नाम उनकी उस सोच को दिखाता था जिसमें वो अमीर लोगों को गिराकर 1 अरब वॉन इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन सच ये था कि ग्रीक भाषा में मास्कान नाम का कोई शब्द है ही नहीं, ना प्राचीन ग्रीक में और ना ही आज की ग्रीक भाषा में। वहां एम्बिशन के लिए पूरी तरह अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन गैंग के ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो बेरोजगार थे, परेशान थे और अपने लीडर की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। इसलिए किसी ने भी उसकी बात पर सवाल नहीं उठाया। तो फिर किम की ह्वान ने ऐसा नकली ग्रीक शब्द इस्तेमाल क्यों किया? क्राइम एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि किम की ह्वान एक आम गैंगस्टर से ज्यादा किसी कल्ट लीडर की तरह सोचता था। किसी विदेशी नाम का इस्तेमाल करके वो अपनी खूनी और गैरकानूनी सोच को ऐसा दिखाना चाहता था जैसे वो कोई बड़ी सोच के लिए लड़ रहे हों। इतना ही नहीं, वो खुद को साउथ कोरिया के आम सड़क छाप गैंग से भी अलग दिखाना चाहते थे। वहां ऐसे छोटे मोटे गुंडों को कांग पे कहा जाता है, लेकिन मास्कान के लोग खुद को आम अपराधी नहीं बल्कि समाज में अमीर और गरीब के बीच चल रही लड़ाई के क्रांतिकारी योद्धा समझना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद पूरा दक्षिण कोरिया उन्हें एक दूसरे नाम से जानने लगा, चिजोनपा, यानी अमीरों से नफरत करने वाला परिवार। उन्होंने अपने लिए 3 नियम बनाए जो आधे उनकी सोच थे और आधे किसी कट्टरपंथी ग्रुप के नियम जैसे। पहला, अमीरों से नफरत करो। दूसरा, जो भी धोखा देगा उसकी सजा मौत होगी। और तीसरा, किसी भी औरत पर भरोसा मत करो, यहां तक कि अपनी मां पर भी नहीं। इसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन हत्या से नहीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पूरी तैयारी शुरू की। ग्रुप के सभी सदस्य देश के अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने लगे और अपनी कमाई जोड़कर करीब 1 करोड़ वॉन का फंड इकट्ठा किया। उन्होंने लगातार 1 हफ्ते तक जिरी पहाड़ों में ट्रेनिंग की। अपने सिर पर चिजोन लिखा हुआ हेडबैंड बांधकर वो खुद को सैनिकों की तरह मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे। वो सब मशीन गन खरीदना चाहते थे, स्टन गन, डायनामाइट, वॉकी टॉकी। वो लाशों को जलाने के लिए एक बड़ी भट्टी बनाना चाहते थे और वो ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार करना चाहते थे जिन्हें वो मारने वाले थे। आखिरकार उन्हें ऐसी एक लिस्ट मिल भी गई, एक डिपार्टमेंट स्टोर के वीआईपी क्लाइंट्स की चोरी की हुई लिस्ट, जिसमें करीब 3,500 अमीर लोगों के नाम थे। अगर वो उस पूरी लिस्ट पर एक एक करके आगे बढ़ते तो मुमकिन है कि ये दक्षिण कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा और शायद पूरे विश्व के इतिहास के सबसे बड़े सीरियल हत्याकांडों में से एक बन जाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उस लिस्ट में मौजूद एक भी आदमी को नहीं मारा। इसके बजाय उन्होंने 5 ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका उस लिस्ट से या अमीरों से कोई लेना देना ही नहीं था। बाद में खुद इस गैंग के लोगों ने माना था कि उनका पहला हत्या सिर्फ एक प्रैक्टिस था। 18 जुलाई 1993 दक्षिण चुंगचियोंग प्रांत के नोनसान इलाके में मौजूद दुग्ये स्टेशन के पास 23 साल की चोई मीजा, जो एक बैंक में काम करती थी, उस रात करीब 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थी। गैंग के 3 सदस्य सोंग बांगयुन, कांग डोंगयुन और बैक ब्युंगोक उसे रेलवे ब्रिज के नीचे जबरदस्ती खींच कर ले गए। वहीं तीनों ने बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसे कार में बैठाकर अपने ठिकाने के पास मौजूद एक पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। तब तक किम की ह्वान वहां मौजूद नहीं था। कांग डोंगयुन के बुलाने पर वो कुछ देर बाद वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद किम की ह्वान ने भी उसका बलात्कार किया और फिर उसने किम ह्यूनयांग को भी ऐसा करने के लिए कहा। इसके बाद उसने उन सबको कहा, देखो किसी इंसान को कैसे मारा जाता है। उसने अपने ही हाथों से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। गैंग के बाकी साथी ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वो उनको सिखा रहा था कि किसी इंसान की जान कैसे ली जाती है। हत्या के बाद गैंग के सभी सदस्यों ने बारी बारी से उसकी कब्र खोदी और उसकी लाश को वहीं दफना दिया। इतना ही नहीं, किम की ह्वान ने उसी वक्त उन्हें सबूत कैसे मिटाए जाते हैं ये भी सिखाया। करीब 1 साल बाद, अगले साल मई में घास काटने गए एक लोकल आदमी को
उसकी लाश मिली, लेकिन गैंग के पकड़े जाने तक पुलिस के रिकॉर्ड में उसका मामला सिर्फ एक ऐसी औरत के गायब होने का केस था जिसका कोई सुराग नहीं मिला था। अगस्त 1993, 18 साल का सोंग बांगयून, जिसने गैंग में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। कुछ समय के लिए गैंग ने उस पर भरोसा भी किया और अपने इकट्ठा किए हुए पैसों की जिम्मेदारी उसे दे दी, लेकिन वो करीब 30 लाख वॉन लेकर भाग गया। और जैसा कि गैंग का दूसरा नियम था, जो भी धोखा देगा उसकी सजा मौत होगी। उन्होंने सोंग को उसके एक रिश्तेदार के घर से ढूंढ निकाला, जबरदस्ती बाहर घसीटा और फिर चाकू और कुदाल से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ तांबे के तार से बांधकर उसे एक छोटे से गड्ढे में दफना दिया। लेकिन इस हत्या के साथ उन्होंने जो किया, उसने बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को और भी ज्यादा हिला दिया। गैंग के लोग सोंग के अपने पालतू कुत्ते को भी वहां लेकर आए, उसे मार डाला और फिर उसे पकाकर खा गए। बाद में क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक तरह की तैयारी थी जिससे बाद में किसी इंसान को मारते वक्त उनके अंदर कोई झिझक या डर बाकी न रहे। और एक बात पर सबका ध्यान गया, इस बार किम की ह्वान ने खुद किसी की हत्या नहीं की, उसने बाकी सदस्यों को हत्या करने का कहा ताकि इस जुर्म का बोझ सबके सिर पर बराबर हो और कोई भी बाद में गैंग छोड़ने की हिम्मत न कर सके। ये तरीका अक्सर ऐसे गैंग के लीडर्स इस्तेमाल करते हैं जहां सभी लोगों को एक ही जुर्म में शामिल करके हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया जाता है। इसी दौरान उनका नया अड्डा भी तैयार हो रहा था। बुलगाप नाम के एक दूर दराज के छोटे से गांव में बनी एक साधारण सी दिखने वाली बिल्डिंग। उस गांव में सिर्फ 19 घर थे और एक समय ऐसा भी था जब उस गांव को आधिकारिक तौर पर इस बात के लिए पहचाना गया था कि वहां कभी एक भी अपराध नहीं हुआ था। लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर एक कैद खाना था, सामान रखने का एक कमरा था और लाशों को जलाने के लिए एक बड़ी भट्टी भी थी, यानी एक ऐसी छोटी फैक्ट्री जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाई गई थी। जून 1994, गैंग का नया ठिकाना करीब करीब बनकर तैयार होने वाला था कि ठीक उसी वक्त किम की ह्वान एक बिल्कुल अलग मामले में पकड़ा गया। वो अपने किसी जान पहचान वाले एक बड़े भाई जैसे शख्स के घर रात बिताने गया हुआ था। उसी घर में उस आदमी की भांजी भी रहती थी, मिडिल स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो उस रात सो रही थी। किम की ह्वान ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की। ये बात पुलिस तक पहुंच गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने बलात्कार और मारपीट के जुर्म में उसे 5 साल की जेल की सजा सुना दी। सजा काटने के लिए उसे ग्वांगजू जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी का उन बड़े प्लान से, उन कत्लों से, उस पूरे नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था जो ये लोग महीनों से तैयार कर रहे थे। और यही वजह है कि उसके जेल जाने के बाद भी गैंग बंद नहीं हुआ। उसने कांग डोंगयून को अपना इंचार्ज बना दिया ताकि काम चलता रहे और बाकी लोग जेल के अंदर से भी उसकी बात मानते रहे, उससे मिलने जाते रहे जैसे वो अब भी उनका असली लीडर हो। गैंग का सर भले ही सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका पूरा शरीर अब भी वैसे ही काम कर रहा था और बहुत जल्द पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। 8 सितंबर 1994, यांगसूरी। रात के करीब 3 बजे 34 साल का एक म्यूजिशियन ली जोंगवोन अपनी ह्यूंडई ग्रैंडर कार से जा रहा था। उस समय ये कार अमीर लोगों की पहचान मानी जाती थी। उसके साथ 27 साल की एक औरत थी जो एक कॉफी शॉप में काम करती थी। कोर्ट के रिकॉर्ड में उसकी पहचान सिर्फ मिस ली के नाम से दर्ज है। रास्ते में एक ट्रक ने आगे से उनका रास्ता रोक लिया और एक कार ने पीछे से भी उनकी गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया। गैंग ने दोनों पर गैस का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा, हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती बुलगाप ले गए। वहां उस औरत के साथ बार बार जबरदस्ती की गई। अगली रात गैंग ने उस म्यूजिशियन के बदले फिरौती मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वो उतना पैसों वाला नहीं था। उसके पास उन्हें देने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। इसके बाद गैंग ने उसे मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसे शराब पिलाया और फिर उसके चेहरे पर प्लास्टिक का बैग चढ़ाकर उसका दम घोंट दिया। लेकिन इस हत्या में उन्होंने जो किया उससे साफ पता चलता है कि यह गैंग कैसे काम करता था। उन्होंने उसी औरत को, जिसे वो खुद इतनी देर तक टॉर्चर करते रहे थे, मजबूर किया कि वो भी उसका गला घोंटने में उनका साथ दे।
ऐसा इसीलिए किया गया ताकि उस आदमी की मौत में उसके हाथ भी शामिल हो जाए और बाद में वो कभी भी खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित न कर सके। यही पहली बार इस गैंग के अंदर दरार पड़नी शुरू हुई। किम की ह्वान उस समय जेल में था, इसीलिए वो कोई फैसला नहीं ले सकता था। गैंग का नियम कहता था कि जिसने इतना सब कुछ देख लिया हो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन गैंग के 22 साल के सदस्य किम ह्यूनयंग ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि उस औरत को छोड़ देना चाहिए। हैरानी की बात यह रही कि बाकी लोगों ने भी उसकी बात मान ली। हालांकि अब भी उन्हें उस म्यूजिशियन की मौत छिपानी थी, इसलिए उन्होंने पूरी घटना को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने का प्लान बनाया। वो उसकी लाश को एक पहाड़ी इलाके में ले गए, उसे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठाया और फिर कार को ढलान से नीचे धक्का दे दिया ताकि ऐसा लगे कि शराब पीकर गाड़ी चलाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने पहले ही उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डाली थी ताकि पूरी कहानी सच जैसी लगे, और उनका यह प्लान काम कर गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार से आ रही शराब की गंध और सड़क पर बने टायरों के निशान देखकर उन्होंने यही मान लिया कि यह शराब पीकर गाड़ी चलाने के दौरान हुआ एक हादसा था। कार से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। केस वहीं बंद कर दिया गया। किसी ने भी इतने ध्यान से नहीं देखा कि उसके शरीर पर चाकू के घाव भी मौजूद थे। 5 दिन बाद 13 सितंबर 1994, जब पुलिस अभी भी यही समझ रही थी कि उस म्यूजिशियन की मौत एक हादसा थी, तभी गैंग ने फिर से वार किया। इस बार निशाना बना एक जोड़ा, सियो युनहो उम्र 42, उल्सान का एक छोटा बिजनेसमैन, और उसकी बीवी उम्र 35, जिसे पाक के नाम से जाना गया। चुसोक त्योहार से एक दिन पहले दोनों अपने परिवार की कब्र साफ करने गए थे। उन्हें भी उसी तरीके से पकड़ा गया। रास्ते में रोककर फिर घसीटते हुए बुलगाप ले जाया गया। गैंग ने उन्हें बंधक बनाकर फिरौती मांगी, 10 करोड़ वॉन। सीओ के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसने कोशिश की। उसने अपने एक एम्प्लॉय को भेजकर ग्वांगजू के बस स्टेशन पर 8 करोड़ वॉन कैश पहुंचवाए। गैंग ने पैसे तो ले लिए, पर फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया। सीओ ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, बदले में चुप रहने का वादा भी किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गैंग पहले ही तय कर चुका था, अपनी ही एक अजीब सी सोच के तहत, कि जिसने पैसे दे दिए हों उसे बिना तकलीफ के मरने का हक है। 15 सितंबर की रात उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई और एयर राइफल से मार डाला गया। गोली चलाने वाला कोई गैंग मेंबर नहीं था। यह काम मिस ली से करवाया गया, वही औरत जो पहले वाले मर्डर से बची हुई थी, जिसे एक बार फिर एक ऐसी मौत में शामिल होने पर मजबूर किया गया जो उसने खुद नहीं की थी। इसके बाद बारी आई पाक की। उसे चाकू और कुल्हाड़ी से मार डाला गया और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। जो इसके बाद हुआ वो इस पूरे केस की सबसे भयानक बातों में से एक है। गैंग ने उसके शरीर का कुछ हिस्सा खाया और मिस ली को मजबूर किया कि वो कच्चा लिवर खाए। बाकी बचे सबूत मिटाने के लिए उन्हें भट्टी की जरूरत थी, पर लाश जलाने से जो बदबू आती है उससे आस पड़ोस के लोगों को शक हो सकता था। इसका सॉल्यूशन जितना सोचा समझा था उतना ही डरावना भी। उन्होंने सुअर का मीट खरीदा, बाहर आग जलाया और ऐसा माहौल बनाया जैसे गांव में आम सा बारबेक्यू पार्टी चल रही हो। पड़ोसियों को भी बुलाया, कुछ लोग आए भी, बैठे, शराब पी, मीट खाया, ठीक उसी भट्टी से बस कुछ ही मीटर दूर, जिसमें इंसानी लाश जल रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। और यहीं से कहानी फिर वहीं लौटती है जहां से हमने शुरुआत की थी। 16 सितंबर 1994। सीओ दंपति की हत्या के अगले दिन सुबह गैंग के सभी लोग डायनामाइट फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका इरादा था कि बाद में इसी का इस्तेमाल करके किम की ह्वान को जेल से भगाया जाए, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान किम ह्यूनयांग का हाथ बुरी तरह जल गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल जाना पड़ा और वो मिस ली को भी अपने साथ ले गया। शायद उसे उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था, या फिर उसे लगने लगा था कि अब वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, या शायद उसे अपने ऊपर इतना घमंड हो गया था कि उसे लगा वो चाहकर भी भाग नहीं पाएगी। जो भी वजह रही हो, अस्पताल पहुंचकर उसने मिस ली को बाहर ही छोड़ दिया। उसके पास एक फोन और थोड़े से पैसे थे, जबकि वो खुद अकेले अंदर चला गया। और बस यही एक फैसला था जिसने उनके पूरे गैंग को बर्बाद कर दिया। मिस ली का वहां से भागना कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था। उसने सब कुछ सोच समझ कर किया। उसने बार बार अपना रास्ता और गाड़ी बदली ताकि कोई भी उसका पीछा न कर सके। वो सीधे पुलिस के पास भी नहीं गई।
सबसे पहले वो एक होटल में जाकर छिप गई, और जब उसे लगा कि अब उसने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया है, तब उसने अपने एक भरोसेमंद जानने वाले को फोन किया। उसी ने मिसली की पूरी कहानी साचोन इलाके की पुलिस तक पहुंचाई। मिसली ने उन्हें एक ऐसे छिपे हुए ठिकाने के बारे में बताया जहां लोगों का अपहरण किया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी, उनके शरीर के टुकड़े किए जाते थे और फिर उन्हें खा लिया जाता था। लेकिन ये कहानी सुनकर शुरुआत में पुलिस वालों को लगा जैसे वो किसी नशे में है और बेकार की बातें कर रही है। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया, डिटेक्टिव को ब्योंग जून। उन्होंने मिसली की पूरी बात ध्यान से सुनी और उसे सियो दंपति के गायब होने वाले खुले केस से जोड़कर देखा। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने सियो की चोरी हुई मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की। वो सिग्नल उन्हें सीधे योंगवांग तक ले गया और फिर कुछ ही दिनों के अंदर चिजोनपा गैंग का एक सदस्य पुलिस की गिरफ्त में था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इस मामले में बहुत तेजी से फैसला सुनाया। गिरफ्तारी के सिर्फ 25 दिनों के अंदर ही गैंग के सभी मुख्य आरोपियों को मौत की सजा सुना दी गई। किम की ह्वान, जो पहले से ही एक दूसरे मामले में जेल में बंद था, उसे इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड माना गया। कोर्ट के मुताबिक जेल में रहने के बावजूद भी वही पूरे गैंग को निर्देश दे रहा था और हर बड़े फैसले के पीछे उसी का दिमाग था। वहीं मिसली, जिसे गैंग ने बंधक बनाकर रखा था और जबरदस्ती 2 हत्याओं और इंसानी मांस खाने की घटना में शामिल किया था, कोर्ट ने उसे पूरी तरह बेगुनाह माना। कोर्ट ने कहा कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि लगातार धमकियों और जबरदस्ती की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। गैंग की 7वीं सदस्य ली क्युंग सुक, वो एक कॉफी शॉप में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात कांग डोंग यून से हुई, जो इस गैंग का शुरुआती सदस्य था और किम की ह्वान के जेल जाने के बाद गैंग का दूसरा सबसे बड़ा लीडर बन गया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस समय ली क्युंग सुक पर काफी कर्ज था, जिसे कांग डोंग यून ने चुकाने में उसकी मदद की। इसी रिश्ते की वजह से वो इस गैंग के करीब आती चली गई। लेकिन यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, ली क्युंग सुक इस गैंग में शुरुआत से नहीं थी। असल में वो सितंबर 1994 में गैंग की गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ दिन पहले ही इसमें शामिल हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गैंग में शामिल होने के करीब 2 दिन बाद ही पुलिस के हाथ लग गई थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि उसे गैंग के पुराने जुर्मों के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। वो इस गैंग की सोच या उनके प्लान की वजह से नहीं जुड़ी थी, बल्कि सिर्फ कांग डोंग यून के साथ अपने रिश्ते की वजह से इस गैंग तक पहुंची थी। इसी वजह से कोर्ट ने उसके मामले को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग माना। गैंग के बाकी लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन ली क्युंग सुक को सिर्फ गैंग की मदद करने का दोषी माना गया। कोर्ट ने उसे जेल की सजा तो सुनाई, लेकिन उसे जेल नहीं जाना पड़ा। बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी आगे की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता चला कि साल 2024 में 53 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। यही वजह थी कि ली क्युंग सुक की कहानी इस गैंग के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग मानी जाती है। वो सिर्फ एक गलत रिश्ते, गलत फैसले और गलत समय की वजह से इस पूरे मामले में फंस गई, लेकिन बाकी लोगों को अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। अगर उन्हें किसी बात का अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि वो अपने असली मकसद को पूरा नहीं कर पाए। बाद में दिए गए इंटरव्यू में गैंग के कई लोगों ने कहा कि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि वो उन अमीर लोगों को नहीं मार सके जिन्हें वो शुरू से अपना निशाना बनाना चाहते थे। वो उन लोगों को अपगुजोंग वाले कहते थे। सियोल के सबसे अमीर इलाकों में से एक अपगुजोंग उनके लिए उन सभी अमीर लोगों की पहचान बन चुका था जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अजीब बात यही थी, जिस गैंग ने अपनी पूरी सोच ही अमीरों से नफरत करने पर बनाई, उसने अपनी पूरी कहानी में एक भी अमीर आदमी की हत्या नहीं की। चिजोनपा ने अपने लोगों से वादा किया था कि वो समाज की असमानता के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आखिर में उनकी पहचान बनकर रह गया। 19 घरों वाला एक छोटा सा गांव, बारबेक्यू की एक आग जिसके पीछे कई हत्याएं छिपी हुई थीं, और एक ऐसा नाम जिसे दक्षिण कोरिया आज तक भूल नहीं पाया। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।